हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रेमा भाग 1 की आगे की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, घंटी का बटन ना भूले। यह कहकर अमृत राय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे और उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे, कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ, बोले, अच्छा, मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर यह तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है। आप जानते हैं कि उसके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू हैं। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है, तो बतलाइए, जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा। शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ का यह इशारा कलेजे में चुभ गया। 2-3 मिनट तक वह सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे। जब सिर उठाया तो आंखें लाल थी और उनमें आंसू डबडबाए थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था। मैं उस पर जान देता था, और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता, तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया, उसके दिल में कोई दूसरी चीज जगह नहीं पा सकती। देखिए, यह वह फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था। आज इससे भी अलग होता हूँ। यह कहते कहते तस्वीर जेब से निकाली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देने लगा, उसके दिन में अब किसी नव यौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेनी चाहिए, मगर न पा सके। बोले, अमृत राय, बड़े शोक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की, जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निष्ठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे वैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था, और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है। ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा। इन बातों को सुनकर अमृत राय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वे इस तरह तस्वीर के फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते यह कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाए। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है, उस पर चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी। अमृत राय, इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूंगा। दाननाथ तो यह बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमृत राय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वह नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वह जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए, उनको बड़े प्यार से सीने में लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। बाबू अमृत राय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था। खुद भी वकालत पास कर चुके थे, और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बापदादे ने नाम ऐसा कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाब मानते थे।
अंग्रेजी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी और यह अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते तनिक डरते थे, मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े ठीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया और अब उसी में रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी न थी। धन द्रव्य, गाड़ी घोड़े सभी मौजूद थे। अमृतराय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन न था कि नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न आवे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो वे जान देते थे। गो की वकालत पास कर चुके थे, मगर अभी वह विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब वह वकालत खूब न चलने लगेगी तब तक विवाह न करूंगा। उस शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने, सीने पिरोने में निपुण थी। अमृतराय के इशारे से उसको थोड़ी सही अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदलाबदली हो गई थी। बाबू दाननाथ अमृतराय के बचपन के साथियों में से थे। कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा। वकालत भी साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती है, वह उनमें थी। कोई बात ऐसी न थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखे। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को महताबी पर खड़े देख लिया था। उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर यह बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बद्री प्रसाद का मन अमृतराय से फेर दे, परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। वह स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था। वह मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं कर सकता था। यह भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमृतराय से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो, वह उनके साथ सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृतराय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए, तब उसने सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया, मगर इसका जो कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके हैं। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा, मगर अमृतराय ने एक न सुनी। मित्र का जो धर्म है वह दाननाथ ने पूरा कर दिया, मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं यह सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों न प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहाँ से वह यही सब बातें सोचते विचारते घर पर आए। कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उसके दिन की जो हालत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज न कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगे। फिर सोचता कि कहीं अमृतराय अपना इरादा पलट दे और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो तो मैं कहीं मुँह दिखाने योग्य न रहूंगा। मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत आँख के सामने आ गई, तब यह सब शंकाएं दूर हो गई और वह बद्री प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए।